नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में गुंडाराज शमशूल हसन वल्ली समाजवादी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रविशंकर लगभग उम्र 38 वर्ष, श्रीमती जमुना अहिरवार लगभग 35 वर्ष अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ जिस प्रकार विधायक और पार्षद के इशारों पर कानूनी कार्रवाई कर थाने में मारपीट की, यह सरासर गलत है। मामला जिला सिवनी थाना के बलारी का है, जहां पर इस परिवार के साथ पुलिस ने रविशंकर को लात घूसे जूते से थाने में मारपीट की। इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार लगातार 5 महीने से दर दर भटक रहा है। इस बात की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्य महिला आयोग, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर महोदय आदि कई वरिष्ठ अधिकारियों से की है, लेकिन उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। समझौते को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बताइए क्या मामला है? पूरी मामला ये है सर, मैं केवलारी जिला सिवनी से आई हूँ। वहाँ पे हमें न्याय नहीं मिला। हम 5 महीने से भटक रहे हैं। हमारे ऊपर कई तरह के, हमारे पति के ऊपर ससुर और देवर को बेरहमी से थाने में पिटवाकर पार्षद ने आकर इनसे गाली गलौज खुद किया और खुद ने पुलिस को बुलवाकर इन पर मामला दर्ज करवाया। इन्हें मारा पीटा, बेरहमी से रात भर मारते रहे और जूतों चप्पल मुंह में डालकर और लठों से मारा और जाति सूचक शब्द चमार और ये वो कहकर दुनिया भर जाति सूचक शब्द लगाकर हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया गया। और दूसरे दिन जब मैं वहाँ थाना पहुँची, वहाँ पे भी SK राय ने मेरे साथ अश्लील व्यवहार कर गाली गलौज मेरे से किया। उसके बाद में हम 5 महीने से यापन आवेदन वगैरह दे रहे हैं, पर उसकी कोई जांच और शिकायत नहीं हो रही है। हम भूख हड़ताल पे भी बैठे थे सिवनी जिले में, पर वहाँ के TI ने हमको बोला कि न्याय मिलेगा, पर SI राय को सिर्फ लाइन अटैच किया गया है, उसे सस्पेंड नहीं किया गया है। तुरंत TI पर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो वीडियो फुटेज है उसको भी निकलवा दिया गया है और हमारे पास वहाँ का वीडियो फुटेज नहीं है। और हमारे पास हमारे जो सबूत हैं वो हमारे मोबाइल पे दर्ज हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी जान मान हानि को खतरा है। हमारे बच्चे वहाँ हैं, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बच्चे ससुर हैं और हम यहाँ से जाते हैं तो हमारी जान को भी खतरा बना रहेगा। तो प्रशासन इसकी जवाबदारी ले और उन पर तत्काल FIR दर्ज करवाएं। और शिव चौधरी, TI और SK राय, कलेक्टर सिवनी के कलेक्टर और SP ने, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। तो इन सब में मेरी गुजारिश है कि हमारी तत्काल रिपोर्ट की जाए और तत्काल उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। नाम बता दीजिए। जमुना अहिरवार। आपके पति साथ हुआ ये मामला? जी, जब मेरे पति रविशंकर अहिरवार। सिवनी जिला केवलारी से मामला आपके पास आया है, महिला उसके पति साथ मारपीट की है। भाई देखिए, ये मध्य प्रदेश में जंगल राज, एक परिवार को प्रताड़ित करना, हाथ तोड़ देना, हाथ तोड़ के जो सत्ता में काबिज है, जो सत्ता में के नशे में चूर है पार्षद विधायक, ऐसे पार्षद ने हाथ तोड़ दिया। पुलिस ने डंडों से पीटा, जिसके प्रमाण फ्रैक्चर हुआ हाथ में, उसके एक्सरे, पीठ पे लट के निशान ये बताते हैं कि यकीनन ये कि दलित परिवार है, इनके साथ क्या बीती होगी ये यही बता सकते हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रदेश के गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूरे प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। गरीब परिवार को आपके सत्ता से जुड़े हुए लोग, पार्षद, डंडों से पुलिस पीट रही है, पार्षद लातों से मार रहा है और 5 महीने से ये परिवार भटक रहा है। 5 महीने में परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? पुलिस टेंट उखाड़ के फेंक देती है, शिकायती आवेदनों का मार लग जाता है और इस परिवार को अब जान का पुलिस धमकी दे रही है, पार्षद धमकी दे रहा है, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी दौलत का इस्तेमाल कर रहा है।
इनको धमकी दे रहा है कि शिकायत वापस नहीं ली, या तो तुझे जेल भेज देंगे हम NDPS लगवा के, या तेरी हत्या करा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये परिवार केवलारी का परिवार है, भटकता हुआ भोपाल आया है, इस परिवार को भोपाल की राजधानी में क्या स्थान मिलेगा रुकने का, या केवलारी वापस जाए, उन दलित परिवार वहाँ पहुँचे और अगर वहाँ सत्ता के बहरूपिया और उनके साथ कोई घटना घटित कर देते तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अविलंब इस परिवार की मदद कर उस पार्षद को, भारतीय जनता पार्टी का वो पार्षद है, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उस SI को गिरफ्तार किया जाए जिस SI ने थाने में डंडों से मारा। मैं चाहता हूँ उस TI के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो पूरे केस पर पर्दा डाल रहा है। सर अगर अविलंब इनके मामले में संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी नहीं लेते तो मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी भोपाल की राजधानी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का काम करेगी। मंगलवार को लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय के सामने OBC वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों ने उच्च और माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 से 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अशुंकलिका वर्मा, रंजीत गौर, सुरेंद्र पटेल सहित अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से DPI कार्यालय के सामने हम OBC चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांग है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में 27% आरक्षण के साथ शिक्षक भर्ती को पूर्ण किया जाए और पद वृद्धि के साथ हम सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बार बार सिर्फ 27% आरक्षण देने का पूरा आश्वासन दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में हम OBC वर्ग के चयनित अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। यहाँ पर नारे लगाएंगे, है ना, नारे लगा, आप खाते भी जाए, नारे भी चलते रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। OBC को 27% आरक्षण, OBC को 27% आरक्षण लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो। शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। OBC को 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। OBC को 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। होल हटाओ, होल हटाओ, OBC का होल हटाओ, होल हटाओ, होल हटाओ, OBC का होल हटाओ। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो। OBC को 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। OBC को 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। OBC को 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। OBC को 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। OBC को 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। OBC चयनित अभ्यर्थियों को आज लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 27% आरक्षण के साथ शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने की मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हमारी सरकार है
सिर्फ सरकार, मामा जी की सरकार घोषणाएं करती है कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यह है कि 27% की जगह हमें आज 14% आरक्षण की नहीं मिला है। एक तरफ ढोल पीटा जा रहा है कि लाडली बहनों को हम 1000 रुपये महीने देंगे। हमारी लाडली बहनों को 1000 रुपये की भीख नहीं चाहिए। हमारी लाडली बहनों को 27% आरक्षण के साथ शिक्षक भर्ती पूर्ण चाहिए। हमारे सीएम शिवराज जी से अनुरोध है कि ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति पत्र प्रदान करें, अथवा उस हिसाब से इतने पदों में वृद्धि की जाए जिससे कि हम सभी ओबीसी के भाई बहन शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आ जाएं और हमको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो सकें। यही हमारी मांग है। लगातार 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो ये क्या बुढ़ाना है सरकार की? सरकार जो है कि शिक्षित बेरोजगारों के साथ प्रतिदिन खेल खेल रही है। आए दिन घोषणाएं की जाती हैं, 1 लाख को रोजगार दिया जा रहा है, 62,000 शिक्षक भर्ती की जा रही है। वास्तविकता में यह है कि सिर्फ 17,000 को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सरकार जो हमें डीएड, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी लाखों में है, उनके परिवारों की संख्या पर उनके वोटरों की संख्या, जिससे कि बीजेपी सरकार बनती है। हमारा अभी भी उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे साथ न्याय प्रदान किया जाए। हम उनके साथ थे और साथ रहेंगे, परंतु हमको न्याय प्रदान करें 27% आरक्षण के साथ, या फिर उस हिसाब से पद वृद्धि के साथ शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण करें। हमारी मांगे हमारी मांगे शिक्षक भर्ती, ओबीसी को 27% आरक्षण, ओबीसी को 27% आरक्षण, नहीं किसी से भीख मांगते। नाम बताइए। मेरा नाम अंशुलिका वर्मा है और मैं एक ओबीसी चयनित छात्रा हूँ। ये हमारा 1 साल से आज 21 मार्च से आज इस धरने को पूर्ण हो रहा है 1 साल, और हम लोग 1 साल से बैठे हुए हैं। सरकार ने सभी वर्गों की नियुक्ति कर दी है, सिर्फ ओबीसी की नियुक्ति नहीं हुई है। हम लोग देखिए कैसी धूप में हमने पूरा 1 वर्ष में हमने सर्दी, गर्मी, बरसात यहाँ पर बिताए। हमारे बच्चों ने कई रातें ऐसी गुजारी हैं यहाँ पर, जिन्हें पूरे टाइम मच्छर काटते रहे, और हम लोगों ने पानी में बरसात में भीगते हुए पूरा 1 साल बिता दिया, पर आज तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं की। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर सबकी नियुक्ति हो गई, हमने 2 साल कोरोना की भी मार झेली, उसमें हम लोगों के सबके आर्थिक हालात बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गए। उसके बाद भी आज तक सरकार 5 साल पूर्ण होने वाले हैं, ये सरकार मतलब नया चुनावी वर्ष है और चुनाव आने वाले हैं, फिर भी हमारी सरकार ने अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की? आखिर कब हमारी इस प्रताड़ना का अंत ये बीजेपी सरकार करेगी? नगर निगम पर एनएसयूआई के छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कहा जो छात्रों को सिटी बस के बीआरटीएस के पास बनते थे वहाँ कई सालों से निगम द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग आज प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आपकी मांगों का निराकरण किया जाएगा। देना होगा, देना होगा। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में देखिए आज हम लोग हमारा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई नगर निगम कार्यालय के बाहर आज यहाँ इसलिए प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि छात्रों को जो सिटी फ्लोर बसों में और सिटी बसों में जो बीसीसीएल द्वारा संचालित है उसमें पहले एक प्रकार की छूट दी जाती थी, छात्रों को रियायत दी जाती थी। उस रियायत को पिछले कुछ वर्षों से पूरी तरीके से नगर निगम द्वारा बंद कर दिया गया है और जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा का अतिरिक्त व्यय मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र छात्राओं पर बढ़ रहा है। जबकि ये सरकार जो है मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम 1956 के तहत शिक्षा उपकर नाम का जो एक कर है वो छात्र छात्राओं के अभिभावकों से वसूलती है और इस कर लेने के बाद भी छात्र 800 रुपये प्रति माह का मासिक पास बनवाने के लिए मजबूर है। और यदि हम इसको तुलनात्मक तरीके से देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सालाना कर 10,000 के आसपास होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे शासकीय और अर्ध शासकीय कॉलेजों की इतनी लगभग फ़ीस होती है। तो जितनी लगभग वो अपनी कॉलेजों में महाविद्यालयों में फ़ीस दे रहे हैं, जो छात्र छात्रा शासकीय और अर्ध शासकीय कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लगभग उतना ही वो यातायात का व्यय दे रहे हैं, छात्रावास से
महाविद्यालय तक आने के लिए अथवा अपने निज आवासों से महाविद्यालय तक आने के लिए। अभी आपने आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? जी, हमें निश्चित तौर पे हमारा जो ज्ञापन है और हमारा जो मांगे हैं उनको महापौर महोदय जी के सामने और नगर निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी में सामने रखने का आश्वासन यहाँ पे नगर निगम द्वारा दिया गया है। और हमारी NSUI की महापौर जी से ये मांग है कि जल्द ही 50% तक की छूट और जो रियायत पहले दी जाती थी उसको वापस शुरू किया जाए और जो महिला छात्राएं हैं या फिर जो बालिकाएं हैं उनके लिए 100% तक और विकलांगों के लिए 100% तक लो फ्लोर बसों में छूट देने का कार्य सरकार वापस करे। आज मैं यहाँ से सीधे ओला प्रभावित 2 जिलों में जा रहा हूँ, विदिशा और सागर, लेकिन मैं केवल 2 स्थानों पर नहीं जाऊँगा। उन 2 स्थानों पर फसलों की स्थिति देखने के बाद मैं पूरा मध्य प्रदेश के किसानों की बात करूँगा। मैं किसान की बात करूँगा। भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि फसलों का नुकसान हुआ है, यहाँ सही है जिनकी फसल खराब हुई है, लेकिन वह चिंता ना करें, मैं उनके समात हूँ और साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। आज मैंने प्रधानमंत्री को भी फ़ोन कर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ कि संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे। राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर भी आज फिर एक बार मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हर खेत तक पहुँचना मेरा शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर ज़िले की चिंता करूँगा जहाँ फसलें खराब हुई हैं। मैं वहाँ हर गांव की चिंता करूँगा जहाँ फसलें खराब हुई थी। मैं हर किसान की चिंता करूँगा जहाँ फसलें खराब हुई हैं। आज मैं यहाँ से सीधे ओला प्रभावित 2 जिलों में जा रहा हूँ, विदिशा और सागर। लेकिन मैं केवल 2 स्थानों पर नहीं जाऊंगा। उन 2 स्थानों पर फसलों की स्थिति देखने के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात करूंगा और मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि फसलों का नुकसान हुआ ये सही है जिनकी फसल खराब हुई है, लेकिन वो चिंता ना करें, मैं उनके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे, राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर भी। आज फिर मैं एक बार प्रदेश के सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है, मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है, मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना, संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है। कि आज मेरे साथ प्लांटेशन करने के लिए हमारे ISSF के अध्यक्ष और यहाँ शूटिंग की जो प्रतियोगिता हो रही है उससे संबंधित मित्र आए थे। उनके साथ आज वृक्षारोपण का काम हमने किया है। लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि आज श्री लुसियानो रासी इटली से, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, श्री रणिंदर सिंह जी, अध्यक्ष नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, के सुल्तान सिंह, महासचिव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारी खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राज सिंधिया जी और उनकी टीम के साथ आए और उन्होंने वृक्षारोपण किया। मित्रों,
जो आज हमारे साथ वृक्षारोपण करने आए, ये देवराम मेवाड़ा, इस बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और लीवर ट्रांसप्लांट करने के समय ही परिवार के साथ हम खड़े रहे और आज मुझे खुशी है कि ये बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। इन्होंने भी जन्मदिन हमारे साथ मनाया पेड़ लगा के। ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यशस्वी जीवन जिएं, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। विधानसभा में आज अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लंबित होने का मामला सदन में उठाया। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता बल्कि संकल्प आता है, तो उस पर चर्चा करना उचित नहीं। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनसे इस मामले में गलती हुई है और कहा कि नगरपालिका में भी अविश्वास प्रस्ताव आता है और उसी को ध्यान में रखते हुए अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। इसकी जानकारी उनको नहीं थी कि अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प लाया जाता है। पूछा था कहा संकट चलता है, 27 तारीख को देखा, 27 का बोला था। अरे यार अब गलती का गलती जानते हैं, नियम नहीं देखा तो प्रस्ताव होता है। अभी हमेशा विश्वास प्रस्ताव नगर पालिका में उसको रख दिया। नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस मामले में पलायन कर रहे हो, क्योंकि आपका जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव नहीं, आपने जो उसका टाइटल लिखा है, जो वर्डिंग लिखी है 145 लिखा, आपने तो अविश्वास प्रस्ताव लिखा ही नहीं, आपने तो संकल्प लिखा है। नहीं लिखा। अरे आपने तो खुद बोला गलत। ये देखो आपको प्रस्ताव में आपने संकल्प लिखा है, आप लोग पलायन कर रहे हो इस पूरे मामले में। ये देखिए ये पलायन है इसमें पूरा, आपने तो संकल्प ही लिखा है। सब्जेक्ट में आपने लिखा अविश्वास प्रकट करता है, वो तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो लिखोगे अविश्वास प्रस्ताव प्रकट करते हैं, आपका संकल्प ही है। लोग इसमें पीछे हट रहे हुए नहीं, गलत नहीं, गड़बड़ छापेंगे। अरे आप छाप दो, जो छापना छापने लिखा क्लियर लिखा, रोक लगेगा, छाप देखो ना, आप देखो ना। नियम नहीं है, संकल्प भी 14 दिन पहले प्रस्तुत करना चाहिए था। उस दिन जीतू पटवारी के निष्कासन से हम लोगों ने तत्काल प्रस्ताव दे दिया। बात चर्चा करेंगे। 27 तारीख का समय दिया था अध्यक्ष जी ने, अविश्वास प्रस्ताव के लिए 27 तारीख का समय दिया था। अध्यक्ष जी ने चर्चा के लिए नहीं दिया। ठीक है, चर्चा के लिए जब ग्राह्य योग्य नहीं है तो उस पर चर्चा क्यों कराई जा रही है? संसदीय कार्य मंत्री ने जो मुझे कहना था विधानसभा के अंदर के, ये लीजिए, आपका देख लीजिए, आपने इसमें कहीं नहीं लिखा कि हम विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आपने लिखा कि संकल्प लेके आ रहे हैं। यह प्रक्रिया के अध्यक्ष के पद पे हटाने के लिए संकल्प ही लिखा है। हाँ, तो अब वापस कहाँ होगा सदन में अभी फिर से कहीं कोई आपने दिया है या कांग्रेस ने कि वापस बुलाएं या ना बुलाएं? नहीं, ऐसा है, वो तो उनको अध्यक्ष जी ने निष्कासित किया है सदन भर के लिए। अब सदन का अंतिम समय है, जीतू पटवारी आगे अनुरोध करें तो समय मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से आप लोग ने बोला कि आप अनुरोध कर लीजिए अध्यक्ष जी से। करना चाहिए उन्हें, जब उन्होंने मान लिया किया है, सदन का प्रस्ताव हो चुका है उनके विरुद्ध, तो उनको तो स्वयं अपना अनुरोध करना पड़ेगा। नहीं तो आज अगर सदन स्थगित हो जाता है तो फिर जीतू पटवारी के निलंबन का क्या होगा? यथावत रहेगा। आपने समाज कहा, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सत्र तक के लिए इनको प्रतिबंधित किया जाता है। तो सत्र समाप्त हो जाएगा तो प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएगा। बाद में वॉकआउट करती है, वॉकआउट करके विपक्ष कहता है आप लोग हंगामा ही खड़ा करते रहते हैं, सदन में चर्चा नहीं करते। तो वॉकआउट करने से क्या मैसेज देना चाहती है? नहीं, सवाल इसका विरोध दर्ज करते हैं। जब सरकार मनमानी कर रही है, तानाशाही तरीके से सरकार चला रही है, सदन में बात करने का अवसर नहीं मिलता। अगर बाहर भी कहते हैं तो उनको
देशद्रोह जैसी धाराओं में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए कांग्रेस अपनी बात कहे नहीं, चुप बैठी जाए। भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही की तरह कार्यकर्ताओं को कुचलती जाए, डोजर चला के उनको घर बर्बाद करते जाए, और कांग्रेस के पक्ष के लोग हम चुप बैठेंगे, ये उचित नहीं है। ना हम और हमारे दल के लोग इसको स्वीकार। आज के विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साधा विपक्ष पर निशाना। गृह मंत्री ने टंच मारते कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बिखरी हुई पार्टी है। आज की स्थिति को देखते हुए शोले फिल्म के डायलॉग से मिलती हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ये स्थिति है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर लगाया गया था, कांग्रेस पार्टी द्वारा इस पर कोई मजबूत पक्ष नहीं दिखा। गृह मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपने ही नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। साथ ही कहा कि ऐसा विपक्ष जो बंटते हुए आज तक नहीं देखा। पहलू में दिल का जो चीरा तो कतरा एक फूंका ही निकला। अविश्वास अविश्वास अविश्वास, कैसा बिखरा हुआ विपक्ष है और कैसा किम कर्तव्य विमूढ़ विपक्ष है। अविश्वास रखने के बाद भूल गए। अब जब सत्र का एक दिन बचा है तो याद आया। जो अविश्वास दिया आप सबने भी चलाया, आप सबने भी छापा, हमने सुना भी और पढ़ा भी। मैंने ये बात कही कि भाई अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास नहीं आता, अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प आता है। अब दिखाते फिर रहे हैं। भाई उस वक्त क्यों नहीं बोले जब हमने कहा था? बड़ी विचित्रताओं में जी रही है कांग्रेस। जहां बोलना चाहिए वहां हल्ला करते हैं, जहां हल्ला करना चाहिए वहां बोलने लगते हैं। वो फ्लोर बोलने के लिए मिला है, वहां बोलते नहीं। बंटने की स्थिति ऐसी है कांग्रेस की कि कैसे अलग थलग कर दिया जाए गोविंद सिंह जी को। इतने सीनियर सदस्य हैं गोविंद सिंह जी। आज अगर सुबह से कार्रवाई आप देखेंगे तो सुबह से ही सज्जन वर्मा जी सीधा आरोप अपने नेता प्रतिपक्ष पर लगा रहे थे कि मिले हुए हो, सरकार से मिले हुए हो। मैं ना ऐसा बटा हुआ विपक्ष नहीं देखा जिंदगी में। एक सदस्य का निलंबन हो गया तो उस पर चर्चा ही नहीं, कोई मांग ही नहीं कर रहा कि उसका निलंबन वापस ले लो। अविश्वास आ गया तो अविश्वास पे बोलने कोई राजी नहीं है कोई कि अविश्वास ले लो। आज सुबह की स्थिति आप सब मीडिया बंधु साक्षी हैं। आधे बहिर्गमन कर गए, आधे बैठे रहे। मुझे शोले का वो दृश्य याद आया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति कांग्रेस की है। अरे अभी शाम की बात नहीं, मैं सवेरे की बता रहा हूं ना। सुबह गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि वो चले गए, मैंने वॉकआउट नहीं किया। शाम को आप बता रहे हो कि यादव जी कह रहे हैं कि मैंने वॉकआउट नहीं किया। आरिफ भाई अंदर बैठे ही थे, उनकी खैर अलग स्थिति है, पर ये कांग्रेस का अंतर कलह है मेरे दोस्तों। इससे आप कांग्रेस का आने वाला कल समझ सकते हैं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का कहना है कि कर्ज लेना शिवराज सरकार की परंपरा बन गई है। विधानसभा में जयवर्धन सिंह ने कहा कि बार बार कर लेना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कर्ज के कारण ब्याज की राशि भी बढ़ती जा रही है, जिससे कई पूंजीगत, नीतिगत और विकास कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि स्पष्ट नीति बनाकर काम करे, जिसमें कम से कम कर लेना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य और सुविधाएं प्रदेश की जनता को मिल सके। कि जो किसान जिनके पास 4 बीघा 5 बीघा ज़मीन है और जिनके ज़मीन पर पर्याप्त उपज नहीं पैदा हो पा रही है, ऐसे किसानों के लिए अगर हम पर्याप्त उनको अनुदान दें गाय भैंस पालन के लिए,
तो कहीं ना कहीं अगर अपन डेयरी को और मजबूत करेंगे, डेयरी के सही दाम किसान को उपलब्ध कराएंगे, तो उससे किसान की जो आर्थिक आय है वो और बेहतर हो सकती है। यही नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा, कांग्रेस के सब विधायक, हमारे नेता कमलनाथ जी, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जो आज एक बहुत ही बड़ी विडंबना पूरे मध्य प्रदेश में है, जब फसल गेहूं की नहीं खड़ी होती तब तो बाज़ार में मूल्य हो जाता है 3,000 रुपये तक, लेकिन समय जैसी कटाई का आता है तो पुनः जो गेहूं की जो मूल्य है वो गिर जाता है। आज भी अगर हम देखें तो मार्केट में गेहूं की रेट हो गई 1800-1900, तो आज किसान वापस परेशान है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में गेहूं के लिए उचित मूल्य दिया जा रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी गेहूं की रेट 3,000 रुपये की जाए, ये हमारी मांग रहेगी। मैंने कहा था बजट के भाषण में कि हर एक महीने कर्ज लेना तो कोई पुरानी बात हो चुकी है भाजपा के राज में, लेकिन ये लोग इस बात का को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कर्ज लेने के बाद लगातार जो ब्याज का जो बढ़ते जा रहा है, उस बोझ से हो ये रहा है कि जो पूंजीगत व्यय होना चाहिए सरकार के द्वारा अनेक जनहित कार्यों में, वो व्यय नहीं हो पा रहा है। अनेक ऐसे विकास कार्य हैं जो लंबित पड़े हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि जो पूरा पैसा बजट का है वो जा रहा है ब्याज में। अनेक ऐसे योजनाएं हैं अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, जिसमें कि सरकार पैसा नहीं दे पा रही है, क्योंकि इनके पास जो भी पैसा आता है राजस्व प्राप्तियों में, वो पूरा खर्च हो रहा है ब्याज में। तो इसीलिए लगातार हर महीने कर्ज लेने से कुछ नहीं होगा। एक ऐसी नीति बननी चाहिए है जिसके माध्यम से प्रदेश के द्वारा ही ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिले और जिसके द्वारा हम जो अनेक योजनाएं हैं, जनहित की हो, पूंजीगत योजनाएं हो, उनके पर्याप्त राशि हो, ये प्रयास हमारा होना चाहिए है। लेकिन हर बार कर्ज लेना और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको और ख़राब करना, ये तरीका नहीं है। कल्पना वर्मा ने लगाया भेदभाव का आरोप। कुछ लोगों को नोटिस देकर हटाया गया है, कुछ को नोटिस ही नहीं दिया गया। जो ओपन बुक में पास नहीं हो पाए हैं वो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। इंदर सिंह परमार। कल्पना वर्मा ने उठाया अध्यापकों को हटाने का मामला। बिना जानकारी के अध्यापकों को हटाया गया। 16 शिक्षकों को जो ओपन बुक परीक्षा में उत्तर ही नहीं दे पाए। चलिए, 16 शिक्षक और 16 परिवारों की बात को लेकर आज मेरा सदन में क्वेश्चन था, जिसको लेकर मंत्री जी मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। 16 शिक्षक जिनको बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए उनको हटा दिया गया पद से, और उसके बाद कुछ लोगों को नोटिस जारी हुआ लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिया गया। तो मैंने मंत्री जी से पूछा कि भाई जब आपने कुछ लोगों को दिया, कुछ को नहीं दिया, तो यही भेदभाव हो रहा है। और उसके बाद जब उसको सेवा से हटा दिया गया, उसके बाद ही तुरंत उसी डेट पे एक आदेश और जारी होता है कि आपको माध्यमिक शिक्षा में रखा जाता है, तो उसमें समय और डेट भी पड़ी हुई है। लेकिन मैं उनसे मैंने पूछा कि भाई जब उसमें उसी डेट पे हटाया और उसी डेट पे लिया, तो आखिर कौन सा पत्र सही है, कौन सा आदेश सही है। कुल मिलाकर मंत्री जी अपने अधिकारी कर्मचारियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जो उच्च स्तरीय अधिकारी बैठे हुए हैं उनके क्रियाकलापों को छुपाने का काम कर रहे हैं। 16 परिवार, 16 घर और 16 शिक्षकों की बात है जो आज पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं और उनका परिवार भुखमरी की हालत में जी रहे हैं। उनमें से एक शिक्षक ने सुसाइड भी कर लिया था, लेकिन माननीय मंत्री जी सुनने को तैयार नहीं है। जवाब तो देना बहुत दूर की बात है। इतना गंभीर विषय है, उस पर माननीय मंत्री जी और सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। मैं सरकार से मैंने मांग करी कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो 16 लोग टीचर हैं उनको वापस उनके पद पर रखा जाए, नहीं तो उनको सभी को पेंशन का अधिकार दिया जाए। बिल्कुल सरकार का संरक्षण है अधिकारियों के ऊपर, तभी तो वो खुलेआम इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। उनको किसी तरीके का भय नहीं है कि आज हम यदि किसी एक कर्मचारी के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी कार्यवाही हो सकती है। उनको सरकार का पूरा संरक्षण मिल रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।